तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आखिरकार वो मेगा रोड शो खत्म हुआ जिसकी शुरुआत कल हुई थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम लोग जो उनके साथ कार्यकर्ता मौजूद थे, जो नेता मौजूद थे, जिनकी मेहनत की वजह से ये रोड शो सफल हो पाया है, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए अब पीएम नरेंद्र मोदी यहां से नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, आज का ये काम जो है, ये कार्यक्रम जो है वो यही खत्म नहीं हो जाता। अभी पीएम के 2 और कार्यक्रम जो है वो बचे हुए हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे एक मंदिर जहां पर वो अपनी जीत के लिए आशीर्वाद लेंगे। और हमने हर बार देखा है खैर कि जब भी किसी राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वो वहां पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर पहुंचते हैं। और इस वक्त तमाम उन पार्टियों को जरूरत भी आशीर्वाद की, लेकिन आशीर्वाद की जनता के आशीर्वाद की। लेकिन जनता का आशीर्वाद जो है इस बार जनता को किसका मिलेगा ये 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कल ये पूरी तरीके से चुनावी शोरगुल जो है वो खत्म हो जाएगा। शाम 5 बजे के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगी, आचार संहिता क्योंकि लगी हुई है। और अब ऐसे में 10 तारीख को इन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और 13 तारीख को पता चलेगा कि आखिर वो कौन सा प्रत्याशी है, वो कौन सी पार्टी है जिस पर जनता ने इस बार भरोसा जताया है। क्या बेंगलुरु में इतना लंबा रोड शो और इतना भव्य मेगा रोड शो का असर जो है वो जनता के दिलों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? 25 से 28 विधानसभा सीटें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रोड शो के जरिए पूरी तरह से कवर कर ली है। और इतना ही नहीं, पूरा बैंगलोर समझ लीजिए, क्योंकि 28 विधानसभा सीटें जो है वो बैंगलोर में आते हैं और 25 से 28 विधानसभा सीटों के जरिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कवर करने के साथ साथ जनता के बीच में एक मैसेज दिया है कि हाँ, मैं प्रधानमंत्री जरूर हूं, लेकिन मैं जनता के बीच में जाकर जनता की बातें करता हूं। जिस तरीके से इस रोड शो को आयोजित किया गया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओपन जीप में जो है बदलते मौसम के बीच में ये रोड शो किया, वो ये बताने के लिए काफी था कि एक आम जनता के बीच में जाकर आम जनता के दिल तक किस तरीके से पहुंचा जा सकता है। और वही मिसाल जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश की है। और इतना ही नहीं, मानवता की मिसाल देखिए कि अगर 36 किलोमीटर लंबा रोड शो था लेकिन नीट का एग्जाम पूरी तरीके से सही से हो सके, जनता को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जो है किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, एक बात तो साफ है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर 2 मिसालें पेश की है। एक मानवता की मिसाल कि नीट की परीक्षा थी इसलिए रोड शो छोटा किया गया। दूसरी मिसाल ये कि जनता के बीच में जाकर एक आम जनता की तरह ओपन जीप में बदलते मौसम के बीच में जनता के दिल तक पहुंचे हैं पीएम। अरुण, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? हो रहा है, लगता है अरुण से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरीके का ये मेगा इवेंट रहा, बहुत सक्सेसफुल मेगा इवेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अभी भी हम बता रहे हैं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी का ये चुनावी प्रचार थमने नहीं जा रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह खुद जो है कर्नाटक में है, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, खुद जो जितने तमाम बड़े नेता हैं स्टार कैंपेनर की लिस्ट में जितने लोग थे, उन सभी को जो है चुनावी धरातल पर उतारा गया ताकि भारतीय जनता पार्टी की जमीन को और मजबूत किया जा सके, उस जमीन को मजबूत किया जा सके जिसने 2018 में। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर के बाद तिहाड़ जेल में क्यूआरटी की टीम यानी कि क्विक रिस्पांस टीम का गठन कर दिया गया है और अब तिहाड़ की हर जेल के बाहर क्यूआरटी की 2 टीमें तैनात रहेंगी। इसके अलावा जेल में आईटीबीपी जवानों की तैनाती भी बढ़ाई जाएगी। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्यूआरटी की टीम यानी कि क्विक रिस्पांस टीम जो है वो तिहाड़ जेल के बाद तैनात रहेगी। इस टीम में तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के साथ सीआरपीएफ के 6 से 8 जवान शामिल होंगे और हर जेल के बाहर 2-2 क्यूआरटी टीमें तैनात होंगी। इन टीमों को शूट एट साइट का ऑर्डर मिला हुआ है, यानी कि अगर जेल में गैंग वॉर होता है तो क्यूआरटी को बेकाबू कैदियों को फौरन गोली मारने की छूट होगी। लेकिन गोली मारने से पहले वो आरोपियों को पीछे हटने की चेतावनी देंगे, फिर हवा में फायरिंग करेंगे, उसके बाद उनके पैरों में गोली मारेंगे। और जब आरोपी इसके बावजूद भी नहीं रुकेंगे तो उनका शूट एट साइट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक क्यूआरटी टीम के जवानों के पास हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट और मिर्ची पाउडर जैसे एंटी राइट्स इक्विपमेंट्स होंगे। और इसमें दिल्ली के तिहाड़ जेल में हुए गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के हत्याकांड के घटनाक्रम को समझने के लिए क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। 2 मई को अंजाम दी गई इस घटना की जांच दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है।
और अब हत्याकांड के 5 दिन बाद क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। तिहाड़ जेल में हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया था, इसे समझने के लिए जांच टीम पूरे घटनाक्रम को फिर से दोहराएगी और इसके लिए बाकायदा नकली टिल्लू ताजपुरिया को फिर से तिहाड़ के बैरक नंबर 8 से निकाला जाएगा और फिर तीनों नकली आरोपी उस पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार करेंगे, जिसके बाद इस जांच में मौजूद पुलिस अधिकारी हत्या की प्लानिंग को समझने की कोशिश करेंगे ताकि जांच रिपोर्ट में किसी तरह की कोई खामी न रहे। इस दौरान जांच अधिकारियों ने घटना को समझने के लिए जेल में तैनात जेल कर्मी से भी पूछताछ की। यही नहीं, जांच अधिकारियों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक जानकारी को भी मिलाया। किस जगह पर जेल कर्मी खड़े थे, हमले के बाद आरोपियों ने हथियार कहां फेंके, ऐसे कई सवालों के जवाब जांच अधिकारी तलाश करने में जुटे हैं। क्योंकि पुलिस सूत्रों का यह दावा है कि टिल्लू पर हमला करने वाले 3 आरोपी जितेंद्र गोगी गैंग के गुर्गे हैं, जिन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने टिल्लू ताजपुरिया को ठिकाने लगाने का काम सौंपा था। क्योंकि गोगी गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में मारने का इल्जाम इसी टिल्लू ताजपुरिया पर था। यही वजह थी कि दुश्मनी की आग में जल रहे गोगी गैंग के गुर्गे टिल्लू से बदला लेने की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस सूत्रों का दावा है कि गोगी गैंग के लोग टिल्लू ताजपुरिया को ठीक उसी तरह से मारना चाहते थे जैसे उसने जितेंद्र गोगी की हत्या की थी। मतलब वो टिल्लू ताजपुरिया पर कोर्ट में फायरिंग करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन जब उसे कोर्ट लाया गया तो सुरक्षा बेहद कड़ी थी, इसलिए उन्हें टिल्लू को मारने का मौका नहीं मिल पाया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि कोर्ट में बदला लेने का प्लान फेल होने के बाद गोगी गैंग के सदस्यों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर टिल्लू ताजपुरिया को मारने का प्लान भी तैयार किया और ये प्लान भी उसे तिहाड़ जेल के अंदर मौत के घाट उतारने का था। सूत्रों का दावा है कि इसकी प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोगी गैंग से जुड़े लोगों ने काफी पहले से कर रखी थी। और जब करीब 15 दिन पहले टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया तो उन्हें बदला लेने का मौका मिल गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि टिल्लू ताजपुरिया के तिहाड़ पहुंचने से पहले ही वहां मौजूद इन तीनों बदमाशों को हथियार पहुंचा दिए गए थे। दावा तो ये भी है कि इसके लिए खास तौर पर उन्हीं बदमाशों को चुना गया जो बैरक नंबर 8 के आसपास बंद थे। उधर उमेश पाल शूटआउट केस में एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। खबर यह है कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने उमेश पाल की बात साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से करवाई थी। दावा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर बमबाज गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल के पास पहुंचा था और समझौते के लिए उसकी बात साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से करवाई गई। हालांकि इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी भी हुई और अतीक ने उमेश पाल को जान से मारने की धमकी भी दी थी, तो उमेश पाल ने भी अतीक को करारा जवाब दिया था। कहा यह भी जा रहा है किसी घटना के बाद अतीक के कहने पर अशरफ ने शूटर्स को इकट्ठा किया और उमेश पाल की हत्या की साजिश रची। और अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या की तारीख मुकर्रर कर दी, क्योंकि फोन पर अतीक ने उमेश से कहा था कि वो उसे परेशान करना छोड़ दे, लेकिन उमेश ने अतीक की बात नहीं मानी, जिसके बाद अतीक और उमेश पाल के बीच टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसी गुस्से में अतीक ने उमेश को ऐसी मौत देने का फैसला किया कि प्रयागराज में उसकी दहशत फिर से कायम हो जाए, जिसके तहत अतीक के इशारे पर शूटआउट का पूरा प्लान तैयार किया गया। जिसके बाद शूटर बरेली जेल में अशरफ से मिले और अशरफ के साथ मीटिंग में अतीक के बेटे असद को उमेश पाल शूटआउट की कमान सौंपी गई।